हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने हमारे चैनल अब पढ़ाई पे एक टॉपिक बायोलॉजी का एक टॉपिक पूरा कर लिया है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। उसके बाद में आज हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करने से पहले हम आज जो हमारे समाज में चल रहा है, आपके चारों तरफ चल रहा है, उसकी बातें थोड़ी कर लेते हैं। आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म करके अनलॉक फर्स्ट लेके आ गई है। लॉकडाउन क्यों खत्म किया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि लोगों की आर्थिक व्यवस्था नहीं चल रही थी। इसी के साथ हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी लगातार गिरती जा रही थी। और क्यों खत्म करना पड़ा ये तो बता दिया, पर बहुत सारे लोग जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे हो गया कि लॉकडाउन खत्म हो गया मतलब क्या खत्म हो गया? कोरोना खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं है। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ये स्टूडेंट्स आप अपने जहन में बिठा लो। और इसके साथ ही जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी उम्र के हैं, और इसके अलावा जो बिना फालतू में घर से बाहर निकल रहे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ इसलिए मार्केट जा रहे हैं ये देखने की मार्केट में कितनी भीड़ है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन सी दुकान खुल गई, उन लोगों को समझाइए कि अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। क्योंकि अगर एक आपके गांव के, आपके आसपास अगर एक कोरोना पॉजिटिव आ गया तो आपका पूरा गांव 14 दिन के लिए वैसे बंद हो जाएगा। उसमें वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो फिर से लॉकडाउन में चले जाएंगे। और अगर एक बीमार हो गया तो ये मान लो कि आपके आसपास या आप भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हो। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। और इसी से और भी आपको बहुत सारे लोग जो समझाते हैं, यही उम्मीद है कि आप उन लोगों को जो हमसे नहीं जुड़े हुए या जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं, वो उनको आप अच्छे से समझाओगे और उनको बताओगे कि आप घर पे रहो। और हम हमारे चैनल अब पढ़ाई पे लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप स्टूडेंट्स हैं और आपके साथ आसपास भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको बताइए कि हम अब पढ़ाई पे पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स या स्कूल भी अब तो ऑनलाइन क्लासेज में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल का तो कंफर्म नहीं है कि कब तक खुलेंगे। जुलाई तक, अभी जुलाई का है पर जुलाई में कंफर्म नहीं है। 15 अगस्त के बाद भी खुल सकती हैं। इसलिए घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो, हमसे या किसी और से, पर पढ़ते रहो, पर घर से बाहर मत निकलो। क्योंकि वही बात, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही अनलॉक फर्स्ट हुआ था, आप देख ही रहे होंगे 2-3 दिन में 10,000 से ज्यादा केसेज आ रहे हैं। तो अगर आप बाहर जाओगे, आपके शहर में भी आ गया होगा अगर इतने दिन नहीं था, और आपके आसपास आ गया होगा, शहर की बात क्या आपके गांव से थोड़ी दूर ही आ गया होगा। इसलिए मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट है और आशा है कि आप मानोगे जरूर कि घर से बाहर बिना फालतू में नहीं निकलोगे। आप स्टूडेंट हो, आपको काम घर पर भी हो सकता है। आप पढ़ रहे हो घर पे, आपको और चीजें चाहिए तो आपके घर में जिनको जरूरी है मार्केट में जाना, वो जाते हैं, उनसे सामान मंगा लो। आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गए तो आप ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी ना भाई। आप घर से 2 लोग जा रहे हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कोरोना पॉजिटिव होने की। इसलिए जो लोग जिनको जरूरत है, जिनको जाना पड़ रहा है काम के लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था नहीं चल रही है, तो उनको जाना पड़ेगा। जिनको काम करना है उनको तो जाना पड़ेगा, पर जिनको जरूरत नहीं है वो मत जाओ। जैसे आपको कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की तो बिना फालतू में घर से बाहर मत जाइए और लगातार पढ़ते रहिए। हमारे साथ जुड़े हो, हमारे साथ जुड़े रहिए, किसी और के साथ जुड़े हो, अपनी स्कूल के साथ जुड़े हो, किसी के साथ जुड़े हो, उनके साथ जुड़े रहो और पढ़ते रहो। हम यही आशा करते हैं आपसे और रिक्वेस्ट करते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलोगे। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आज हमारे टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। और एक और बात बता देता हूं कि बहुत जल्दी हम हमारे चैनल के ऊपर या चैनल पे नहीं, मतलब हम हमारी वेबसाइट बना के हमारे नोट्स डाल देंगे। मतलब बहुत जल्दी आपके पास नोट्स भी मिलने वाले हैं। वैसे हमारा मकसद अब पढ़ाई, आपने हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख लिए होंगे कि हमारा मकसद क्या था। हमने पहले बोला था आपको क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि क्वांटिटी तो आपको कहीं से मिल जाएगी। आप अगर आप सर्च करोगे नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो आपको नोट्स बहुत सारे टीचर्स के मिल जाएंगे। तो हमने बोला था क्वालिटी पे, हम अभी भी उसी पे टिके हुए हैं। हम क्वालिटी, हम चाहते हैं स्टूडेंट्स पढ़े, उनको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग बने कि ये कैसे हो रहा है, उसको समझ में आए, ना कि वो सिर्फ रटते रहे कि नोट्स मिले टीचर के। जैसे लाइफ प्रोसेस की जो डेफिनेशन थी, कि डेफिनेशन को याद कर लिया, उसको पता ही नहीं कि लाइफ प्रोसेस के अंदर था क्या। तो हमारा वही है, हम किस पे विश्वास करते हैं। उस टाइम भी आपको बताया था क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपको
खुद नोट्स बना लोगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपने अच्छे से समझ लिया, तो नोट्स तो आप खुद ही बना लोगे। तो वही, और बहुत जल्दी हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। और वैसे आपको, अगर आप पढ़ रहे हो और समझ रहे हो, तो आपको मेरे हिसाब से नोट्स की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे। और वही सबसे बेस्ट आंसर होता है। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होता है? जो आप समझ के लिखते हो, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि आपने कहाँ गलती की है। जबकि रट के आप कोई आंसर देते हो तो क्या होता है कि आप रटे हुए हो, एक लाइन भूल गए तो आगे का सारा भूल जाते हो। पर समझते हो तो अगर एक लाइन भूल भी जाते हो तो आप खुद से आंसर दे सकते हो। इसलिए हम भी चाहते हैं, और आप भी यही करो कि अच्छे से पढ़ो और समझ के पढ़ो। मतलब कि कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसमें अपने ये लाओ कि कैसे हुआ और वो क्यों हो रही है, क्योंकि रटोगे तो काम नहीं चलेगा। और ये आगे भी काम आएगा लगातार आप पढ़ाई के साथ। हम 12th का भी जैसे BL सर और अजय राज सर आपके शुरू कर चुके हैं। और जैसे आप जब तक आप 10th पास करोगे तब तक हम 11th के में भी आ जाएंगे। मतलब हम आपको 10th से लेके 12th तक, यानी कि आपको यहां से शुरू किया है हमारे साथ। अगर आप अभी जुड़े हो तो जब तक आप, जैसे आपने अगर साइंस बायोलॉजी ली या मैथ ली, तो हम आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर इसके लिए आपको भी हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ 10th में भी जुड़े हुए हैं, 11th में जुड़े हुए हैं, 12th में जुड़े हुए हैं। हमने अभी 10th और 12th इसलिए शुरू की है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं, और लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल में नहीं जा पा रहे हो। पर एग्जाम जो अगली साल होंगे मार्च में, वो तो मार्च में होने हैं भाई। इस साल मान लो जिसके एग्जाम नहीं है, वो थोड़े एक दो जो साइंस और मैथ की या कुछ एग्जाम्स रुक गई हैं, वो दो तीन एग्जाम्स, या तो वो नहीं हुई तो वो तो हो जाएंगी लेट। पर अगली साल की जो एग्जाम होनी है वो तो उसी टाइम पे होंगी। तो उसी के लिए हम आपके साथ 10th और 12th का शुरू कर दिए हैं। और जब आप जो 10th में है वो जब 11th में आएंगे, तब तक हम फिर से आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, वीडियो अगर अच्छा लगते हैं तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो भी घर पे रह के, लॉकडाउन के अंदर घर पे रह के पढ़ सके, अच्छा पढ़ सके। और अब इसके बाद में हम शुरू कर लेते हैं हमारा टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमने पिछले लेक्चर में लाइव प्रोसेस के अंदर हमने बात की थी कि डेफिनेशन क्या थी उसकी, याद हो तो आपको, कि हमारे शरीर के अंदर वो सारे बोर्ड फंक्शंस जो एक जीव को, एक ऑर्गेनिज्म को क्या रखते हैं, जीवित रखते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर। उसके अंदर हम 4 एग्जांपल्स की बात की थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन की। उसके बाद हमने उनकी डिटेल स्टडी कर ली, प्लांट के अंदर भी कर ली थी और एनिमल के अंदर। अब हमने वहां पे आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के अंदर, सजीव और निर्जीव के अंदर भी बताया था। और उसमें हमने बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग जो होते हैं, लिविंग के अंदर क्या होते हैं, मोमेंट होती है, मतलब गतियां होती है। मोमेंट्स होते हैं मतलब गति होती है। हमने वहां पे ये बताया। अब इसी मोमेंट से हम इसी को थोड़ा आगे समझते हैं, और इस टॉपिक के, इस वाले लेक्चर के अंदर हम आपको बेसिक्स बताएंगे। जो शुरू में आपके 2-3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, उन्हीं बेसिक्स की बात करेंगे। ये मोमेंट जो होते हैं, ये गति जो होती है, ये 2 प्रकार से हो सकती है। मतलब हम मोमेंट को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एक मोमेंट जो किसके साथ हो रहा है, ग्रोथ के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? एक मोमेंट जो आपका ग्रोथ के साथ हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है तो मोमेंट हो रहा है। और दूसरा विदाउट ग्रोथ हो रहा है, मतलब ग्रोथ के बिना हो रहा है। अब इन्हीं दोनों को कि कैसे एग्जांपल के साथ डिटेल में बात कर लेते हैं कि ग्रोथ के साथ मोमेंट हम किसको बोल रहे हैं, और बिना ग्रोथ के साथ, विदाउट ग्रोथ के साथ हम मोमेंट किसको बोल रहे हैं। तो समझना ध्यान से। मोमेंट को हमने, गति को हमने कितने भागों में बांटा? 2। मतलब इसको 2 तरह से समझेंगे हम। एक इसके साथ, ग्रोथ के साथ, मतलब वृद्धि के साथ जो मोमेंट हो रहा है, और दूसरा विदाउट ग्रोथ, मतलब बिना वृद्धि के जो मोमेंट हो रहा है। अब सबसे पहले हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं। मतलब कि मूवमेंट जो गति हो रही है वो ग्रोथ के साथ कैसे हो रही है। आप एक प्लांट को लीजिए, मान लो आपने एक प्लांट का सीड, बीज लिया और उसको मिट्टी के अंदर अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया। अब ये सीड क्या होगा, अंकुरित होगा, यहाँ पे जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा और अपने और जितने पार्ट है वो बनाएगा। तो ये अंकुरित होकर कहाँ आएगा, बाहर आएगा सोइल से, और कहाँ, ऊपर की तरफ जाएगा। देखो मोमेंट क्या होता है, गति। गति क्या होती है कि आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, मतलब कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं चल रहा हूं, ये मोमेंट है।
इसके अलावा ऊपर जा रहे हो तो भी मोमेंट है, नीचे जा रहे हो तो भी मोमेंट है, गति है ना वो। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो सीड था जर्मिनेट हुआ और ये कहाँ की किधर की ओर वृद्धि कर रहा है, किधर की ओर ग्रोथ कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये ग्रोथ है या नहीं है। इसी के साथ ये क्या है, इसी के साथ ये क्या है, मूवमेंट भी है। कैसे है मूवमेंट, देखो मान लो ये यहाँ पे 7 दिन के अंदर इस प्लांट की लेंथ थी 7 सेंटीमीटर, अगले 7 दिन के बाद में इस प्लांट की लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर हुई, ये जो 8 सेंटीमीटर है ये क्या है, मोमेंट भी है, क्योंकि ये यहां से, अगर यहां से देखें तो यहां तक 15 सेंटीमीटर जा चुका है, तो मोमेंट भी है क्योंकि यहां से जगह छोड़ दी इसने, और इसी के साथ ये क्या है, ग्रोथ भी है। समझ में आया कि मोमेंट जो हो रहा है, गति हो रही है, वो क्या ग्रोथ के साथ कैसे हो रही है। दूसरा है विदाउट ग्रोथ, मैं चल रहा हूं, मेरे में ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके एग्जाम्पल, एक बिल्ली दौड़ रही है, बिल्ली दौड़ रही है, क्या वो ग्रोथ है, ग्रोथ है, नहीं है, ग्रोथ थोड़ी हो रही है बिल्ली के अंदर। ये जो एग्जाम्पल आपने दिए हुए हैं ये सारे किस में नहीं आते, ग्रोथ में नहीं आते, पर क्या है, वो सारे मूवमेंट्स है। अब ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम इन मोमेंट्स को लाइफ के साथ क्यों जोड़ते हैं, मतलब इन मोमेंट को जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। अब समझना, ये जो मोमेंट हो रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ वाले हों चाहे विदाउट ग्रोथ वाले हों, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, बोलो किसकी वजह से हो रहे हैं, रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। किसकी वजह से हो रहे हैं, रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण की अनुक्रिया की वजह से, पर्यावरण की अनुक्रिया की वजह से। देखो कैसे पर्यावरण की अनुक्रिया के साथ हमने इनको बोला है। ये जो प्लांट था इसके अंदर क्या हुआ, मूवमेंट हुई, गति हुई, पर ये जब ये सीड जर्मिनेट हो रहा था, ये सीड जर्मिनेट हो, तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि ये इधर भी भाग जाए, इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए, किधर भी ये जर्मिनेट हो गया। ये जो तना बना, इसका जो स्टेम बना, ये इधर भी जा सकता था, पर ये इधर ही क्यों गया, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर ऐसी कंडीशंस है कि ये ऊपर आएगा। क्यों आएगा, आपको ये क्या है, प्लांट है, प्लांट मतलब ऑटोट्रॉफ मतलब स्वपोषी, और स्वपोषी मतलब उनके अंदर खुद का भोजन खुद बनाएंगे, मतलब उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें क्लोरोफिल के साथ साथ किसकी जरूरत होती है, बोलो बच्चों। पिछले हमने टॉपिक में बात की थी, ऑटोट्रॉफ वाले लेक्चर के अंदर लाइट की जरूरत होती है, और लाइट तो इसको इस सीड को अगर जर्मिनेट होने के बाद में पूरा प्लांट बनाना है, तो इसको लाइट तो इससे सरफेस से ऊपर आने पे ही मिलेगी। एनवायरमेंट ऐसा था, पर्यावरण जो था वो ऐसा था कि उसे प्लांट बनाने के लिए लाइट की जरूरत है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ है, उसे भोजन बनाना है, लाइट की जरूरत है, तो उसे ऊपर आना ही पड़ेगा। तो ये जो मोमेंट हुआ, जो ग्रोथ के साथ हो रहा था, ये मोमेंट किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, एनवायरमेंट की कंडीशन की वजह से। तो ये किसके प्रति रेस्पॉन्स है, एनवायरमेंट के लिए। समझ में आया। इसके बाद में हम विदाउट ग्रोथ वाला समझते हैं, जिसमें आपको बताया हमने कि एक बिल्ली दौड़ रही है, वो बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। जो कैट थी वो चूहे के पीछे दौड़ रही है, मतलब माउस के पीछे दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है, इसे खाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। इसके पीछे किसके लिए, रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, क्योंकि उसकी भूख चूहे से मिटेगी तो वो उसके पीछे भाग रही है। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो आप एक जंगल के अंदर गए, वहां आपने क्या देखा, एक खरगोश को देखा। किसको देखा, एक खरगोश को देखा। मान लो ये खरगोश है, कोई भी खरगोश मान लो, ये खरगोश है। अब क्या होगा, आप इस खरगोश के पीछे भागोगे, क्योंकि आपने को इस खरगोश को पकड़ना है। आप मोमेंट गति कर रहे हो, लाइफ से जुड़ी हुई है। अब इसी के साथ मान लो आपके इसको देखा तब तो आप इसके पीछे भागे, पर अगर आपने शेर देख लिया तो, लोयन देख लिया, शेर देख लिया तो आप भागोगे। अब समझ में आया एनवायरमेंट से रिलेटेड कैसे हुआ, कि एनवायरमेंट पहले क्या था, खरगोश था, आपके एनवायरमेंट में खरगोश था, तो आप खरगोश के पीछे भागे, आप खरगोश के पीछे भागे उसे पकड़ने के लिए। पर जैसे ही एनवायरमेंट चेंज हुआ, लोयन आया, तो ये गति जो गति हुई वो किसके आप उससे दूर भागे, और गति भी दुगनी हो गई होगी अगर शेर देख लिया होगा।
समझ में आया कि हम रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारे जो गति करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी चेंज हो जाती है। समझ में आ गई ये बात? और इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर आपकी आंखों पे तेज लाइट गिराई जाए, तेज लाइट एकदम से गिराई जाए तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये भी एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी तक नॉर्मल लाइट थी, एकदम से तेज लाइट आएगी, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद में एक एग्जांपल और दिया है कि जब आप हॉट गर्म चीज को जब हाथ लगाते हो, आप अभी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था आपका हाथ, जैसे आपने गर्म चीज को छुआ तो क्या हुआ? आपके जो टिश्यू थे, जो सेल थी, वो जल गई, वहां से आपको दर्द हुआ। तो क्या दर्द होने से या जो भी रेस्पॉन्स, हम आगे जाके इनको सब कुछ वापस पढ़ेंगे कि वो कैसे हटा लेता है, उस क्रिया को पूरी पढ़ेंगे। अभी समझ लो जैसे आप हाथ लगाओगे, गर्म होगा तो आपका हाथ झट से वहां से हट जाएगा। तो ये भी क्या? एनवायरनमेंट चेंज हुआ, क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्माहट थी। तो रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ये गतियां क्यों होती है? रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। अब क्या है कि जैसे इसी एग्जाम्पल को हम फिर से समझते हैं। ये जो मानव था, ह्यूमन था, इसने खरगोश को देखा तो इसके मन में क्या कुछ आया होगा कि ये खरगोश के पीछे भागा। पर जब इसने शेर को देखा, लायन को देखा, तो ये उससे आगे भागा और उससे ज्यादा गति से। मतलब इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम होता है इस ह्यूमन के अंदर, या पूरे, मैं ह्यूमन से बता रहा हूं, प्लांट की भी बात एक ही है, प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर आपको ह्यूमन से ज्यादा समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया है। मतलब इस ह्यूमन के अंदर कोई ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता होगा जो इस चीज को कंट्रोल करता है, कि उसे क्या करना है, भागना है या उसके पीछे दौड़ना है। समझ में आया कि हमारा चैप्टर भी क्या था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमने कंट्रोल की बात कर ली कि कंट्रोल कैसे, मतलब इन सब जो रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट है उसके लिए किस हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम होता है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे यहां पे आपने खरगोश को देखा तो क्या हुआ? आपके सिस्टम में कहीं आप कोई इंफॉर्मेशन गई होगी, कोई सूचना गई होगी, खरगोश है, उससे आपको डर नहीं लगता, आपको उसके पीछे भागना है। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। पहले तो आपके दिमाग ने, ब्रेन ने काम किया कि आपको उसको रिकॉग्नाइज करवाया, उसको बताया कि ये तो खरगोश है, इससे डरना नहीं है, तो वो भी काम किया। उसके पीछे आप भागोगे, बहुत सारी चीजें काम करेंगे, आपके पैर काम करेंगे, हाथ काम करेंगे। तो ये सारा क्या हो रहा है? एक साथ काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक साथ काम कर रहे हैं। या सेम है इस लोयल वाले में भी है, वहां पे आपको डर लगा, तो ये सारी चीजें क्या है? एक साथ काम कर रही हैं। तो वो किस वे में करती है? कोऑर्डिनेशन में। किसके साथ करती है बच्चों? बोलो। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। मतलब दोनों डेफिनेशन समझ में आई, दोनों की बात समझ में आ गई। अब इसी की एक और एनवायरनमेंट जो आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट में, कि जब आप स्कूल में होते हो तो आप स्कूल में अगर टीचर सामने है और आपको बात करने का मन कर रहा है तो आप क्या है? धीरे धीरे बातें करते हो धीरे धीरे बातें। और वही आप जब घर पे होते हो तो चिल्ला के बातें करते हो, या कहीं और होते हो, मार्केट में होते हो तो चिल्ला के बातें करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डर नहीं है, वहां पे आपको जोर से मार्केट में जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगले को, सामने वाले को सुनेगा नहीं। तो वो भी किसके प्रति? जो रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट परिवर्तन, पर्यावरण का परिवर्तन हुआ और आपके जो बोलने का तरीका था वो चेंज हो गया। उसको भी कोई चीज कंट्रोल कर रही है कि जब आप अपने क्लासरूम में हो, कक्षा में हो, तब कोई चीज कंट्रोल कर रही है जो उसे बता रही है कि तुम्हें धीरे बोलना है। और जब बोलते हो तो होठ भी हिलते हैं, तो उनको कोई कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, उनको बता रहा होगा कि इस हिसाब से हिलना है, या उनको, क्योंकि हर टाइम एक जैसे थोड़ी हिलते हैं। या दूसरा कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल की बात करें तो आप अभी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इसके साथ ही सुन रहे हो और लिख भी रहे हो। ये तीनों चीजें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लिख रहे हो, ये तीनों चीजें एक कोऑर्डिनेट वे में, एक समन्वय में हो रही हैं, मतलब एक साथ हो रही हैं। तो इनको भी कोई तो कोऑर्डिनेट कर रहा होगा ना। समझ में आए दोनों डेफिनेशन क्या है? तो हमने जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जो डेफिनेशन थी, इसके अंदर उनका मीनिंग वो समझ लिया कि उनका मतलब क्या होता है। इसके अगले लेक्चर में हम इन्हीं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने वाले सिस्टम्स की बात करेंगे, प्लांट के अंदर भी बात करेंगे और एनिमल के अंदर भी बात करेंगे। और इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।